नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका संविधान से रिलेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, जो संविधान सभा का गठन किया गया था यह जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, लेकिन जो इसका प्रथम बैठक हुआ था वह आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो वहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन ही जस्ट दे दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था यह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो दूसरे का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर अस्थायी की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी की बात करेगा तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अस्थायी की बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, अस्थायी की बात करेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। अस्थायी की बात करेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अब पांचवा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष चुने गए थे यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। छठा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान सभा के संविधान को जो हम लोग अंगीकृत किए थे यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। तो संविधान सभा ने संविधान को जो अंगीकृत किया था वह 26 नवंबर 1949 को किया था, लेकिन जो लागू किया गया था यह कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अंगीकृत की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। इसके बाद अगर कहेगा लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950। तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पर अंगीकृत किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में जो है वह आपका 12 है। तो सातवें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वर्तमान में भारतीय संविधान की अनुसूचियों की संख्या 12 है। आठवां है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। जो संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान के प्रस्तावना को हम लोग संविधान का कुंजी कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो देखिए, संसदीय प्रणाली जो लिया गया है यह आपका ब्रिटेन से लिया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि यूएसए से क्या लिया गया है। तो देखिए, यूएसए से जो लिया गया है आपका, जैसे कि प्रस्तावना हो गया, यह आपका यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी आपका यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, और उपराष्ट्रपति का पद के बारे में, इन सभी का जो जिक्र है यह यूएसए से लिया गया है। और अगर कनाडा से बात करें तो कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास का होना, और केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति, ये सब कनाडा से लिया गया है। अगर रूस की बात करें तो देखिए, रूस से सिर्फ और सिर्फ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो देखिए, समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है यह आपका ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो 11 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, समवर्ती सूची भी लिया गया है, और इसके बाद केंद्र राज्य संबंध भी लिया गया है। और ये हो गया हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो आपात उपबंध लिया गया है यह लिया गया है जर्मनी से। तो जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपात उपबंध 352, 356 और 360 में है अनुच्छेद। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है। तो जो मौलिक अधिकार लिया गया है यह अमेरिका से लिया गया है।
यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है 14 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है ये आपका कनाडा से लिया गया है। अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है। तो देखिए जो अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध है यह आपका नागरिकता से है। तो 15 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से लिया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो आपको भी पता होगा जो भारतीय संविधान होता है यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो मौलिक अधिकारों की बात करेगा जिस भाग में उल्लेख किया गया है तो वह हमारा है भाग 3 में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंध रखता है। तो देखिए जो अनुच्छेद 14 से 18 जो है यह जो संबंध रखता है यह समता के अधिकार से रखता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मौलिक अधिकार का संबंध जो है यह समता के अधिकार से है। देखिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है यह 19 से लेकर 22 के बीच में है। इसका धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेगा तो धार्मिक स्वतंत्रता की जो है यह 25 से लेकर 28 तक है। 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है यह आपका 23 और इसके बाद 24 में दिया गया है। तो 23 और 24 में दिया गया है। समता का अधिकार ये 14 से 18 है दिया गया है, जिसे आप लोग जान लीजिए कि अनुच्छेद 14 से 18 समता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 और 24 में है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो समिति ने संविधान में समाहित किया था वह स्वर्ण सिंह समिति था। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था। तो 19 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है यह आता है आपका 51 का ए में आता है। तो 20 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान के किस भाग में रखा गया है। तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यह आपका भाग 4 में रखा गया है। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। भाग 4 में आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान में किन बातों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद जो 36 से 51 है यह आपका नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें पंचायतों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए पंचायतों का गठन की बात कर रहा है तो पंचायतों का गठन यह आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की अवधि कितने वर्षों तक होती है। तो राष्ट्रपति पद की जो अवधि है यह आपका 5 साल का होता है। राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो इसकी जो न्यूनतम आयु सीमा होगी वह 35 वर्ष आपको पूरा होना चाहिए। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान न्यायवादी जो होते हैं इनकी नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है। तो देखिए भारत में जो वित्तीय आपात है यह अभी आज तक लगा ही नहीं है, जबकि और जो अन्य आपके पड़ते हैं मतलब आपात हैं ये आपका लगा चुका है 3 बार। जैसे कि 1962 में एक बार लगा था। 1962 में पहली बार आपात लागू हुआ था। यह अक्टूबर 1962 में हुआ था। कब और किसके कारण हुआ था। जब चीन से युद्ध हुआ था तो उसी समय यह लागू हुआ था आपात। तो भारत और चीन युद्ध के समय 1962 में पहली बार आपातकाल लागू हुआ था। इसके बाद 1971 जब आपका द्वितीय आपातकाल हुआ था, जब यह आपका पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तब आपको 1971 में ये फिर से आपातकाल लगा था। इसके बाद जो तीसरा आपातकाल हुआ था यह 1975 में हुआ था।
तो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। इसके बाद अनुच्छेद 352 में किस आपात का उपबंध का उल्लेख किया जाता है? तो देखिए अनुच्छेद 352 जो होता है यह आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में है। तो अगर राष्ट्रीय आपात है तो यहाँ पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया जाता है। और जो ये जो राष्ट्रपति शासक है ये 56 के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका यानी कि अनुच्छेद 356, और ये वित्तीय आपात 360 होता है, 52, 56, 60। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का जो आधार होता है वह युद्ध हो भी सकता है, बाह्य आक्रमण भी हो सकता है, सशस्त्र विद्रोह, इन सभी के कारण हो सकता है। तो इसका यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्तीय आपात के बारे में यहाँ पर पूछ रहे थे, अनुच्छेद 360। इसके बाद राष्ट्रपति यहाँ पर मतलब राष्ट्रीय आपात की बात करेगा तो 352, और राष्ट्रपति शासन की बात करेगा तो 356, और वित्तीय आपात 360 तो है ही। भारत में अब तक कितनी बार आपात लागू हुआ है? तो आपको हम बताए हैं कि जो आपात लागू हुआ है वह आज तक 3 बार ही लागू हुआ है। तो 32 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि 1962 में हुआ था। कब हुआ था? जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद 1971 में हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। इसका बाद 1975 में आपका हुआ था। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो देखिए जिस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है वह रहता है राज्यसभा। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए अगर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करेगा तो वह 250 हो सकती है। तो 250 होती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो देखिए लोकसभा में अगर मनोनीत करने की बात करेगा तो यहाँ पर 2, राज्यसभा की बात करता तो वहाँ पर 12 हो जाता। तो मतलब ये होता है जो कला उलास से आते हैं बाहरी, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर 12। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो देखिए जो धन विधेयक है यह आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका भी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। 37 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष तक का होता है। लेकिन जो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्य मतलब पद ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है, लेकिन जो इसकी अवधि होती है वह 5 वर्ष तक की होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए राज्य कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है यह आपका राज्यपाल के अंतर्गत होता है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 41 नंबर क्वेश्चन है वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वह विषय जो संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं है उस पर जो कानून बनाएगा वह केंद्र सरकार बनाएगा। विधानसभा की गण पूर्ति यानी कि कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा होता है? तो यह हिस्सा होता है 1/10 हिस्सा। तो 42 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए जो अधिकृत है वह आपका महाधिवक्ता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की यहाँ पर बात कर रहा है। तो राज्य विधानसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वह आपका 500 होता है। देखिए यहाँ पर राज्य विधानसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा की नहीं। तो राज्यसभा की अगर बात करता तो वह 250 हो जाता आपका, लेकिन राज्य विधानसभा की बात कर रहा है तो यह 500 होगा। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष का होना चाहिए। विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो विधान परिषद का जो विघटन होता है यह आपका कभी नहीं होता है, क्योंकि आपका यह अस्थायी सदन होता है।
वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? तो कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है? यह 7 में है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के जिस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है वह आपका भाग 5 में है। संघीय न्यायपालिका भाग 5 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है यह राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बात कर रहा है तो यहाँ पर राष्ट्रपति होगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेगा तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में संविधान का संरक्षक किससे कहा गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसी को संविधान का संरक्षक कहा गया है। तो 50 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में अगर आप न्यायाधीश नियुक्त होना चाहते हैं तो कम से कम आपको उच्च न्यायालय में 10 साल तक का एडवोकेट होना चाहिए। तो 51 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ ग्रहण कराया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किससे है? तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अगर कम या अधिक करना है तो यह अधिकार मिलता है संसद को। तो संसद के द्वारा क्या होता है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किससे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी? तो जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था या राजस्थान में हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन याद कर लीजिए, अक्टूबर 1959 में हुआ था। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का जो स्रोत होता है वह सरकारी अनुदान होता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम किसका उल्लेख करता है? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका उल्लेख करता है वह है नगर पालिका का। तो नगर पालिका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन पर किसका नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? तो स्थानीय स्वशासन पर जिसका नियंत्रण होता है वह रहता है स्थानीय जनता के नियंत्रण की। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था यह 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन में इतना संशोधन किया गया है कि उसे हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, तो इसलिए इसे हम लोग लघु संविधान के नाम से जानते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था यह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। 91वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 91वां संविधान संशोधन का जो संबंध है यह दल बदल कानून या व्यवस्था से है। तो दल बदल कानून या व्यवस्था से 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 63 नंबर क्वेश्चन की लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो देखिए, जो 61वां संविधान संशोधन था उसी के अनुसार क्या किया गया था, जो वोट डालने की जो आयु सीमा थी 21 वर्ष उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था वह 74वें संविधान संशोधन के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो मंत्रिपरिषद की संख्या का निर्धारण जिस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है वह 91वां संविधान संशोधन है। 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली। तो इसको रटने के लिए क्या है,
DBMS। तो DBMS यानी कि डोंगरी, बोड़ो, मैथिली, संथाली। तो DBMS से आप लोग रट सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है, यह आपका 86वें यानी कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। पंथनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो 68 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। संविधान में सहकारी समितियाँ शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो सहकारी समितियाँ जो जोड़ा गया था, यह 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएंगे प्रतीक चिन्ह से, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपको भी पता होगा जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान के जो रचनाकार हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ध्वज गीत की रचना किसने की थी? तो ध्वज गीत की अगर बात करेगा तो ये थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने ध्वज गीत की रचना की थी। अब हमारा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? तो वंदे मातरम जो है यह बंकिम चंद्र की उपन्यास थी और इसको आनंद मठ से लिया गया है। तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो जो वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, इसको जिस तिथि को स्वीकार किया गया था वह था 26 जनवरी 1950 को। 74 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय पंचांग जो है भारत का, यह शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो यह बाघ है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके संविधान से रिलेटेड थे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।